नमस्कार दोस्तों, सनराइज एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज बात कर रहे हैं शब्द विषय हिंदी विषय के अंतर्गत शब्द की। ये देखेंगे कि शब्दों को कितने आधार पर बांटा जाता है और शब्द क्या होते हैं। बात करते हैं शब्द की। दो वर्णों के मेल से अपन क्या बनाते हैं, शब्द। ध्यान रखेंगे कि हिंदी में केवल सार्थक अर्थों वाले शब्दों को ही स्थान दिया गया है। मतलब हिंदी में अगर देखा जाए तो शब्द दो प्रकार के दिखेंगे आपको, एक कहलाते निरर्थक और एक कहलाते सार्थक। निरर्थक मतलब जिनका कोई भी अर्थ नहीं होता है और सार्थक जिनका कोई अर्थ होता है। जैसे मैं बात करूँ अब आज पल अर्थ है, ठीक है, यह सार्थक है, पर पल को मैं यही के लव, अब इसका कोई अर्थ निकल रहा है क्या आपका? नहीं। तो ये मेरे लिए कौन सा शब्द कहलाएगा? निरर्थक। और ये मेरे लिए कौन से शब्द कहलाएगा? सार्थक। और ध्यान रखेंगे कि ये सारे शब्द जितने भी टाइप से बांटे गए हो किस आधार पे बांटे गए? आपके सार्थक अर्थ के आधार पे, मतलब जिनका मीनिंग निकलता है। इनको चार आधार पर बांटा जाता है, एक व्युत्पत्ति के आधार पर, एक उत्पत्ति के आधार पर, एक रूप के आधार पर और एक अन्य अर्थ के आधार पर। चार प्रकार से बांटेंगे। इसमें सबसे पहले देखते हैं व्युत्पत्ति, बनावट और रचना के आधार पर। अब ये इसको समझिए थोड़ा कि ऐसा क्यों लिखा है। ये तीनों अलग चीज़ नहीं है, ध्यान रखना है, तीनों का एक ही है। जैसे व्युत्पत्ति के आधार पर भी पूछे तो शब्द के तीन भेद है, बनावट के भी आधार पर पूछे तो तीन है, और रचना के आधार पर भी पूछे जाए तो ये तीन ही है। ये इसलिए बताया गया है क्योंकि क्या होता है कि जैसे आपने व्युत्पत्ति के आधार पर क्वेश्चन मतलब याद कर लिया कि कितने शब्द होते हैं, तीन होते हैं। एग्जाम हॉल में जाते ही अपने को वहाँ क्वेश्चन पूछ लिया बनावट के आधार पर कितने होते हैं। अब वहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है कि यार ये दूसरा आधार तो नहीं है, अपन पढ़ के तो आए, पर हो सकता है इतने सारे आधार बांटे थे उसमें एक आध टाइप अपनी छूट गई हो। क्लियर है? इसलिए अभी तक जितने क्वेश्चन बने हैं आपके, जितने तरीके से पूछे गए, मैंने सबके अलग अलग नाम से लिख दिया है, मतलब अभी कन्फ्यूज़न आपका नहीं होगा। क्लियर हो? इसमें देखते हैं सबसे पहले व्युत्पत्ति, बनावट और रचना। व्युत्पत्ति, बनावट, रचना, इसके आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तीन। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। बात करते हैं रूढ़ शब्द की। रूढ़ शब्द में वे शब्द आते हैं जिनको तोड़ा नहीं जा सकता, और अगर तोड़ा जाए तो अपना अर्थ क्या कर देते? खो देते। ठीक है, जिनको तोड़ा नहीं जा सकता और तोड़ा जाए तो अपना अर्थ खो देते। जैसे मैंने यहाँ पर अभी शब्द लिखा था आपका, कौन सा? पल। पल को तोड़ दो, प अलग और ल अलग। अब प का कोई अर्थ नहीं और ल का कोई अर्थ नहीं निकल पा रहा है, इसलिए वो शब्द कौन सा होगा आपका? इसके विपरीत यौगिक आता है। ये दो शब्दों के मेल से बनता है और इनको तोड़ा जाए तो ये अपने अर्थ नहीं खोते, ये अर्थ खो देता है और ये अर्थ नहीं खोता है। जैसे बात करूँ रसोई घर, रसोई घर को अलग करो, रसोई और घर। रसोई का अपना अर्थ है, ठीक है, एक खाना बनाने का स्थान, और घर का अपना एक अर्थ है, एक रहने का स्थान। ये यौगिक कहलाता है। जो अर्थ खो दे वो रूढ़, जो अर्थ ना खोए वो कौन सा? यौगिक। उसके बाद बात करते हैं अपन योग रूढ़ की। अब योग रूढ़ क्या होता है? अब योग रूढ़ को थोड़ा समझिएगा। ये योग रूढ़ मतलब होता है इसी टाइप से, देखिए, थोड़ा रूढ़ का भी अर्थ देता है और थोड़ा यौगिक का भी अर्थ होता है। मतलब ये दो शब्दों के मेल से बन भी रहा है, इसको तोड़ा भी जा सकता है, पर इतना सा रहता है इसमें अपना विशेष अर्थ खो देता है। क्या बोल रहा हूँ? इसमें अपना विशेष अर्थ खो देगा। विशेष अर्थ कैसे खो देगा? जैसे मैं बात करूँ शब्द की आपका दशानन। कौन सा शब्द? दशानन। अब दशानन में बात किसकी हो रही है? दस और आनंद की। अब दस और आनंद, 10 मतलब क्या हो जाएगा आपका? संख्या बता रहे 10, और आनंद मतलब सिर। पर दशानंद से अपना वो अर्थ रहता है क्या? दशानंद मतलब किसकी बात होती है आपकी? रावण की। क्लियर हो रहा है? मतलब इतना सा ध्यान रखिए इसमें, अगर व्युत्पत्ति, बनावट और रचना के आधार पर शब्द पूछे जाए आपको तो तीन प्रकार से, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ क्या होता है? अपना अर्थ खो देता है। यौगिक तोड़ने के बाद अपना अर्थ नहीं खो देता। और इसमें से इतना सा ध्यान रखिएगा, इसमें सारे उदाहरण आते हैं कौन से समास के? आपके बहुब्रीहि। मतलब इसमें समास, कौन से समास के उदाहरण आ जाएंगे? आपके बहुब्रीहि समास के। मतलब पूरे के पूरे उदाहरण आपके बहुब्रीहि समास के। जैसे अपन ने अभी देखा दशानन देखा, उसके बाद बात करते हैं अपन नीलकंठ की बात करते हैं। नीलकंठ, अब नीला और कंठ, पर नीला मतलब कलर की बात हो रहा है और कंठ मतलब अपने कंठ की बात हो रही है।
पर वो अगर देखा जाए उसका शाब्दिक विशेष अर्थ दिखा जाए तो नीलकंठ से अपन किसका बोध कर रहे थे? शिव जी का। क्लियर होगा? मतलब जो अपने वास्तविक अर्थ विशेष अर्थ को खो दे वो क्या कहलाएगा? यौगिक। समझ में आए तो ठीक, नहीं आ रहे तो पूरे बहुब्रीहि समास के उदाहरण। अगर सब बहुब्रीहि समास क्लियर है आपका तो ठीक है, नहीं तो मैं जब पढ़ाऊंगा तो अपने को पूरा क्लियर हो जाएगा। अब एक टाइप आपने बात मतलब याद कर चुके अपन, व्युत्पत्ति बनावट और रचना के आधार पर शब्द 3 भेद, रूढ़, योग्युत, योग रूढ़। रूढ़ अर्थ खो देता है तोड़ने के बाद, यौगिक अर्थ नहीं खोता, और योग रूढ़ में बहुब्रीहि समास। इस तरीके से याद कर लीजिए, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। इतना बात नहीं अपन ने व्युत्पत्ति के आधार, व्युत्पत्ति बनावट और रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद खत्म कर चुके हैं। आगे बढ़ रहे हैं अपना उत्पत्ति, इतिहास और स्त्रोत। मतलब शब्द की जो बात कर रहे हो, उत्पत्ति, इतिहास और स्त्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद है। तो इस आधार पर जब बांटा अपन ने तो शब्द के कितने भेद कहलाए आपके? इस आधार पर शब्द के 5 भेद कहलाए। किस आधार पर? उत्पत्ति, इतिहास और स्त्रोत। देखिएगा यहाँ उत्पत्ति है, यहाँ पर व्युत्पत्ति है, दोनों में फर्क है। व्युत्पत्ति पूछा जाए तो कितने भेद है? 3, और उत्पत्ति पूछा जाए तो शब्द के कितने भेद है आपके? 5। क्लियर है इतना? अब 5 कौन कौन से है इसमें? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। अब बात करते हैं तत्सम की। थोड़ा सा इतना ध्यान रखिएगा, आज अपन सिर्फ शब्द पढ़ रहे तो मैं उनका थोड़ा थोड़ा नॉलेज दे रहा हूँ। उसके बाद जब उसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनेगी, मतलब ये आपका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये सबसे मोस्ट में, अगर आपके हिंदी पे सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन बनेंगे आपके तो ये तत्सम, तद्भव और ये विकारी वाले शब्द पे पूरा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसके ऊपर ही बनते हैं। तो इनका डिटेल में, जैसे तत्सम का पूरा एक लेक्चर रहेगा, उसमें तत्सम शब्द क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उसकी पहचान कैसे होती है, तद्भव की कैसे होती है, इस टाइप से सारे शब्द पढ़ाए जाएंगे। ठीक है? वैसे ही संज्ञा को भी पढ़ा होगा, संज्ञा के कितने टाइप होते हैं और कैसे पहचानते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन पे बनते हैं। अभी सिर्फ क्या ले रहे हैं अपन? एक थोड़ा सा नॉलेज, मतलब वो 1 मार्क्स के लिए अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके ऊपर कि इस आधार पर पूछा जाए तो शब्द के कितने भेद होते हैं, और थोड़ा सा जिन लोगों को नॉलेज नहीं उन लोगों को बेसिक नॉलेज भी हो जाएगा कि शब्दों को कितने आधार पर बांटा गया है। ठीक है? इसमें बात कर रहे थे अपन उत्पत्ति, इतिहास और स्त्रोत के आधार पर शब्द 5, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। बात करें सबसे पहले तत्सम। तत्सम देखो, उसके जब किसी भी शब्दों को पढ़ रहे तो उसके मीनिंग से ही उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करा करो, तो वो हमेशा के लिए दिमाग में रह जाता है। बात करते हैं तत्सम। तत्सम, तत्सम, सम, सम, समझ में आ रहा है? वैसा का वैसा, सम मतलब समान, वैसा का वैसा, कैसा? संस्कृत में जैसा था वैसा का वैसा अपन ने हिंदी में ले लिया, यथारूप से ले लिया, वो क्या कहलाता है आपका? तत्सम। जैसा संस्कृत में था वैसा का वैसा हिंदी में अपन ने ग्रहण कर लिया, वो क्या कहलाए आपके? तत्सम। और जो संस्कृत से बदल के आए वो क्या कहलाए? तत्भव। भव मतलब बात। समझ में आ रहा है? तत्सम मतलब वैसा का वैसा ले लिया, और तद्भव मतलब बदल कर आया। दोनों क्लियर है? तत्सम जैसा हिंदी का था, सॉरी जैसा संस्कृत का था वैसा का वैसा ले लिया तत्सम, और जिसको बदलकर हिंदी में लाया वो क्या कहलाया? तद्भव। अब ये तद्भव, अब इसको बदला क्यों गया? तो ये बोल सकते हैं उच्चारण की सुविधा के लिए या लेखन के दृष्टि से इसको अपन ने क्या कर लिया? बदल दिया। क्योंकि तत्सम शब्द थोड़ा सा मतलब बोलने में कठिनाई लगती थी। जैसे बात करते हैं अपन एक तत्सम शब्द ले लेते अपना, जैसे पितृ। पितृ तत्सम शब्द क्या ले लिया? पितृ। पितृ का क्या करते हैं? के मातृ। समझ में आ रहा है? सॉरी, पितृ का क्या कर लिया? तद्भव। जैसे पितृ का तद्भव कर लिया अपन ने पिता। मातृ है, मातृ का क्या कर लिया अपन ने? माता। समझ में आ रहा है? पितृ में ज़्यादा बोलने में अच्छा लग रहा है आपको, मतलब सरल लग रहा है कि पिता लग रहा है? पिता। तो इसीलिए उनको क्या कर लिया गया? बदला गया। तत्सम मतलब वैसा का वैसा, जो परिवर्तित हो क्या है वो क्या कहलाए? तद्भव कहलाए। ठीक है? उसके बाद करते हैं देशज की। देशज, अब देशज में क्या होता है? देशज में मतलब देखा जाए तो जो अपने एक साधारण भाषा, साधारण बोलचाल की भाषा में जो शब्द यूज होते हैं वो देशज कहलाए। अगर देखा जाए तो इनका मूल रूप से स्वरूप देखा जाए, जो ग्रामीण इलाके में बोले जाते हैं वो शब्द कहाँ ले लिए गए? आपके देशज में ले लिए। जैसे बात करें थैले की, बात करें थैला, थैला बोलते हैं ना, थैला बोल लिया। खटिया, खाट, समझ में आ रहा है? रोटी,
ये सारे उदाहरण आपके शब्द कहाँ चले गए, आपके देशज में। मतलब इतना सा ध्यान रखना है, अगर आपको नहीं भी याद है तो बोल के देखिएगा, थोड़ा सा अपने लगे कि भैया ये प्रचलित रूप है, साधारण बोलचाल के भाषा में यूज करते हैं, तो क्या कहलाया जाता है, देशज। उसके बाद बात करते हैं अपन विदेशी शब्द। विदेशी तो सबको पता है, विदेशी, विदेशी मतलब जो देशी नहीं है, मतलब जो बाहर की भाषाओं से आए वो क्या कहलाए के विदेशी। और विदेशी में बात कर सकते हैं जैसे पेन, पेन शब्द देश का है नहीं, पेन का है आपका इंग्लिश का है। अब विदेशी में भी बहुत सारे अलग अलग है कि कौन से आते हैं, विदेशी में बहुत सारे अलग है, ये आपका अंग्रेजी का है, फारसी का है, उर्दू का है, ठीक है, चीनी है, कौन से शब्द है, ये सारे विदेशी में आएगा। अब इसके अंतर्गत भी अपने को देखना पड़ेगा कि वो कौन सी भाषा का शब्द है, ठीक है, जब डिटेल पढ़ेंगे तब समझेंगे। उसके बाद आता है संकर शब्द। संकर शब्द मतलब संकर में क्या होता है, संकर का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो दो अलग अलग चीज़ों से मिला के जो बनता है वो संकर कहलाता है। जैसे हम दो अलग अलग कंटेंट को मिला है तो क्या माना जाता है, संकर बन जाता है। पर शब्द के रूप में देखा जाए तो कैसे ही रखेंगे उसको, दो अलग शब्द, तत्सम का तद्भव, तत्सम तद्भव का मिलन या देशज विदेशी का मिलन, दोनों को मिलकर जो शब्द बनाएगा वो क्या कहलाएगा, संकर। जैसे बात करते हैं टिकट, टिकट घर की। अब टिकट घर की बात करो तो टिकट और एक क्या दिख रहा है आपको, घर। अब टिकट आपको अलग भाषा का शब्द दिख रहा है और घर अलग भाषा का है, और दोनों को मिलके एक शब्द तो बनाया। टिकट घर से अपने दिमाग में आता है कि जहाँ पर अपने को क्या मिल रहा है, टिकट मिल रहा है, पर अब दो अलग अलग भाषाओं के मेल से बना हुआ है। क्लियर है इतना। ये शब्द बांटा अपन ने किस आधार पर, उत्पत्ति, इतिहास और स्रोत के आधार पर शब्द 5 तत्सम तद्भव देशज विदेशी और संकर। इसके पहले कौन सी बांटा था अपन ने, व्युत्पत्ति, बनावट और रचना के आधार पर शब्द कितने भेद थे, 3 भेद थे, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तीसरे टाइप के चल रहे हैं, सबसे मेन वाला रूप और व्याकरणिक विवेचना। किस आधार पर शब्दों को बांटा जा रहा है, रूप और व्याकरणिक विवेचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। रूप और व्याकरणिक विवेचना के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, एक होता है विकारी और एक होता है अविकारी। बात कर रहा हूँ रूप या व्याकरणिक विवेचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो शब्द के 2 भेद होते हैं। एक कौन सा है आपका, विकारी और दूसरा अविकारी। एक बता रहा हूँ विकारी और दूसरा क्या है आपका, अविकारी। अविकारी मतलब, विकारी मतलब जिनमें विकार उत्पन्न होता है, और अविकारी जिसमें विकार उत्पन्न नहीं होता है। मतलब लिंग वचन और कारक के अनुसार, लिंग वचन और कारक के अनुसार जिन पर प्रभाव पड़ते हैं वो क्या कहलाए, विकार। लिंग, वचन और कारक, इन तीनों के कारण अगर उसमें परिवर्तन आ जाए तो वो क्या कहलाता है, विकारी। और जिस पर कोई परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है वो क्या कहलाता है आपका, अविकारी। क्लियर है इतना। जो लिंग वचन के अनुसार जिस पर प्रभाव पड़े वो विकारी, और जिस पर नहीं पड़ता है वो अविकारी। अब विकारी जैसे लिंग वचन, जैसे बात करते हैं अपन किसके, संज्ञा की। संज्ञा में बात करते हैं अपन, जैसे राम है, ठीक है, राम खाता है और सीता खाती है। मतलब संज्ञा में परिवर्तन होते से उधर क्या, किसके ऊपर परिवर्तन होने लगा, आपका क्रिया के ऊपर। तो इसी तरीके से ध्यान रखेगा जिसमें लिंग वचन और कारक के अनुसार क्या हो जाता है, परिवर्तन। अब बात करते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया की, ठीक है। अब संज्ञा क्या होता है, विशेषण क्या होता है, क्रिया क्या होता है, संज्ञा। अब साधारण रूप से अगर बात करें संज्ञा की किसे, अगर पहले तो डेफिनेशन की बात करते हैं जो सबको बचपन से याद है, क्या बोलते हैं, जैसे किसी व्यक्ति वस्तु के नाम को, व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा, ठीक है, मान लिया। पर जब बात होती है उसको ग्रामर के रूप में करने के तो बहुत से लोग भेद ही नहीं कर पाते। जैसे अगर मैं पूछूँ आपको इनकी संज्ञा क्या है, जैसे इसकी संज्ञा क्या है या इसकी संज्ञा क्या है, तो जैसे जनरली मैं क्लासरूम में मैं पूछता हूँ कि इसकी संज्ञा क्या है, तो लोग मुझे बताते हैं कि इसकी संज्ञा क्या है, वस्तु है, ठीक है। अब मान लिया मैंने कुछ देर के लिए कि हाँ भैया इसकी संज्ञा क्या है, आपकी वस्तु है, ठीक है। अब वस्तु कहाँ, जैसे मुझे किसने पूछा, वहाँ से स्टूडेंट ने पूछा सर मुझे वस्तु मिलेगी, अब क्या मांगना चाह रहा है, बता पा रहा हूँ इसको नहीं, इसलिए ध्यान रखना है। मैं जैसे बता रहा हूँ आपको कि संज्ञा किसको बोलता हूँ मैं, मेरे हिसाब से संज्ञा वो है
जिसको जिस नाम से जानो वही क्या कहलाएगी मेरे लिए संज्ञा। और आप लोग भी उसी को ध्यान रखिए तो कभी कंफ्यूजन नहीं आएगा। जिसको जिस नाम से जानते हैं वही क्या कहलाती है, उसकी संज्ञा। क्लियर हो रहा है? जिसको जिस नाम से, जैसे दो है, अब इसमें से अगर मुझे मेरे से किसने पूछा कि सर मुझे पेन मिलेगा, तो मैं क्लियर कर पा रहा हूँ कि वो मेरे बारे किसके बारे में पूछ रहा है, इसके बारे में। तो इसकी संज्ञा क्या हो गई? पेन हो गई। इसकी संज्ञा क्या हो गई? डस्टर। समझ में आ रहा है? जिसको जिस नाम से जानेंगे वही क्या कहलाएगी, उसकी संज्ञा। अब संज्ञा क्या होती है ये तो देख चुके हैं। अब संज्ञा के भेद आते हैं। अब संज्ञा के भेद में भी अलग अलग आता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है। अब उसमें देखेंगे और जैसे कुछ विद्वान और दो भेद मान लेते हैं कि इसमें धातुवाचक है, समूहवाचक है, ठीक है। बहुत मज़ेदार टॉपिक है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे तब बहुत मज़ा आएगा, उसको क्लियर बताऊंगा। ये तो संज्ञा हो गई। अब सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम, अब सर्वनाम, फिर इसमें एक चीज़ ये कौन से आता है कि सर संज्ञा तो थी, फिर सर्वनाम का जन्म क्यों हुआ, सर्वनाम क्यों लाया गया, तो उसको इतना ध्यान रखिएगा। जैसे संज्ञा, सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के जगह पर यूज होने वाले शब्दों को ही क्या नाम दिया अपन ने? सर्वनाम। संज्ञा के जगह पे यूज होने वाले शब्दों को ही नाम क्या दिया गया आपका? सर्वनाम। तो सर संज्ञा तो थी, पर सर्वनाम का जन्म क्यों हुआ, तो उसको ध्यान रखिएगा। क्योंकि क्या होता है, जैसे संज्ञा 15-20 लोग हैं, जैसे 15 जैसे राधा, सीता, गीता, राका, डाका, चंपा, ये सब लोग मिलके क्या गए, किसी जगह पर सिनेमा हॉल में गए, ठीक है, वहाँ पर गए। अब वो 20-25 लोग जब जैसे नाम लिए मैंने, इतने सारे लोग वहाँ सिनेमा हॉल में, जैसे कोई लिख रहा है कि आज मैंने क्या किया, तो बताया कि भैया हम इतने सारे लोग आ गए सिनेमा हॉल में गए, और अब वहाँ से वो रिटर्न निकले गए, ठीक है। अब कहीं पे वो खाना खाने जाना है उनको, तो खाना खाने के लिए जाना है, वो लिख रहे हैं कि जैसे इतने के लोग हैं और वहाँ से खाना खाने गए, तो वापस इतने 20-25 लोगों का नाम लेगा क्या? वो नहीं, उसके जगह पर एक ही सर्वनाम यूज करेगा, क्या करेगा वो? हम। क्लियर हो रहा है? मतलब संज्ञा के जगह सर्वनाम की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि वहाँ पर जो अपना लेखन के दृष्टि में क्या हो रहा था, आपको कठिनाई हो रही थी, उसीलिए उन्होंने क्या किया, उसकी जगह सर्वनाम यूज किया। इतने 20-25 लोगों की जगह एक सर्वनाम प्रयुक्त कर लिया, हम, तो उन लोगों का नाम लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ हम से ही काम होगा। क्लियर हो रहा है? मतलब संज्ञा की जगह पर किसका नाम लिया अपन ने? सर्वनाम का, ठीक है। उसके बाद विशेषण क्या होता है? विशेषण की बात करें, सर्वनाम के तो देखिए, सर्वनाम के भी टाइप अलग अलग होते हैं। सर्वनाम के भी अपन देखने जाएंगे तो सर्वनाम के भी 6 भेद होते हैं। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, समझ में आ रहा है? जैसे आपने पढ़े होगे तो सर्वनाम में और भेद आएंगे, आपके 6 भेद आएंगे, इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। आगे चलते हैं अपन विशेषण। अब विशेषण क्या होता है? विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले को क्या कहा जाता है? विशेषण। जैसे बात करते हैं, क्या लिखा रहा? काला घोड़ा, काला घोड़ा। अब इसमें विशेषण कौन सा है? ठीक है, विशेषण के कौन सा है? अगर मैं पूछूं आपको कि विशेषण कौन सा है, तो आपने तो बता दिए ना भैया विशेषण कौन सा है? घोड़ा नहीं, घोड़ा, घोड़ा विशेषण है नहीं। क्यों घोड़ा नहीं है? क्योंकि सर अभी आपने बताया कि जिसको जिस नाम से जानता हूँ वो क्या कहलाता है? आपका विशेषण। तो घोड़े के नाम से मुझे दिमाग में इमेज आती है कि एक प्रकार का पशु है, तो घोड़ा मेरे लिए विशेषण नहीं होगा, घोड़ा मेरे लिए क्या होगी? संज्ञा। फिर विशेषण क्या है? तो विशेषण क्या है उसमें? काला, क्योंकि घोड़े की विशेषता बतलाई जा रही है यहाँ पर कि घोड़ा कैसा है? काला है। मतलब किसी का थोड़ा सा मतलब उसका विशेष रूप ही बताना क्या कहलाता है? विशेषण। जैसे गंदा पानी, बात कर रहा हूँ, गंदा पानी, इसमें विशेषण कौन सा होगा? गंदा। पानी की विशेषता कैसे बदलाई जा रही है? गंदा है। समझ में आ रहा है? ये क्या होगा आपके विशेषण। विशेषण के भी आपके 4 भेद हो गए। उसके बाद बात करते हैं किसके? क्रिया। अब क्रिया को देखा जाए तो क्रिया में भी दो अंग होंगे क्रिया के, सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया। मतलब क्रिया क्या होता है उसको देखते हैं। किसी वे शब्द जिससे किसी कार्य का होने का, ठीक है, होने का या करने का बोध हो, वो क्या कहलाता है? आपका क्रिया कहलाता है।
क्रिया में देखा जाए दो अंग होते हैं, एक सहायक क्रिया, एक मुख्य क्रिया। जैसे बात करो कि राम पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है, राम कौन से, सॉरी राम पढ़ रहा है में राम क्या होगा आपका, राम किसी का नाम, राम क्या होगा मेरे लिए संज्ञा। पढ़ना, पढ़ना क्या हो गई क्रिया, कौन सी, पढ़ना क्या हो गया है मेरे लिए मुख्य क्रिया, और रहा है मेरे लिए सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया में बता दो, जैसे मुख्य क्रिया जिससे काम का बोध हो वो मुख्य क्रिया, और जिस काल, काल मतलब समय का बोध हो वो सहायक क्रिया। रहा है मतलब आपका काम चल रहा है, तो रहा मेरे लिए क्या हो जाएगी सहायक क्रिया, और जिससे काम हो रहा है मतलब पढ़ना हो रहा है तो पढ़ना मेरे लिए मुख्य क्रिया। ठीक है, इसके इसमें भी हो रहे थे, प्रकार में जाएंगे तो दो प्रकार होते क्रिया के, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। सबसे इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन, अकर्मक क्रिया कौन सी है, सकर्मक क्रिया के ऊपर क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब इन चीज़ों को अपन एक एक वीडियो लेक्चर, जैसे संज्ञा का एक स्पेशल लेक्चर रहेगा जिसमें संज्ञा के पूरे टाइप रहेंगे, संज्ञा को पूरा पढ़ाया जाएगा, वैसे ही इनकी भी जाएगी। तभी मैं क्रिया में बताऊंगा अकर्मक और सकर्मक पहचानने की ट्रिक आपकी। क्लियर हो रहा है? अब पढ़ते हैं, विकारी हो चुका, अब अविकारी। उतना इनके ऊपर क्वेश्चन तो नहीं बनते, पर भी ध्यान रखना है अपने को कि होता क्या है अविकारी, मतलब जिसमें लिंग वचन और कारक के अनुसार कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। समुच्चय बोधक, अब समुच्चय बोधक क्या होते हैं, वे शब्द जो दो वाक्य को जोड़ने का काम करते हैं, जैसे किंतु, परंतु, ये शब्दों से अपन सेंटेंस जोड़ते हैं ना, किंतु, परंतु, और ये क्या हो गए आपके समुच्चय बोधक हो गए। उसके बाद करते हैं संबंध बोधक, वे शब्द जो दो शब्दों के मध्य क्या बताता है आपका संबंध बताते हैं, वो संबंध बोधक होते हैं। ठीक है, वैसे ही क्या आता है क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बतलाने वाले क्या कहलाते हैं क्रिया विशेषण। और विस्मयादि बोधक, जो विस्मय का बोध कराते हैं, जैसे अरे, समझ में आ रहा है, अरे, हे, ये क्या कहलाते हैं आपके विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण की बात कर रहे हैं, जैसे तेज दौड़ता, अब दौड़ने की विशेषता कैसे बतलाई जा रही है, क्यों कैसा दौड़ रहा है, तेज दौड़ना क्या है आपकी क्रिया, और तेज दौड़ना वो क्रिया की विशेषता बतलाते। क्लियर हो रहा है? अब संबंध में अलग अलग टाइप से संबंध पूछा जाता है, कौन कौन सा, जैसे अंदर बाहर, अंदर बाहर, जैसे राम अंदर खेल रहा है, अब उसके राम का संबंध बताया जा रहा है कि वो कहाँ खेल रहा है अंदर। अब उसमें भी अलग अलग टाइप होते हैं, कालवाचक, स्थान बोधक, समझ में आ रहा है, अलग अलग तरीके से होते हैं। तो इतना डिटेल में नहीं जाना है, अपने को इतना सा ध्यान रखना है, समुच्चय बोधक जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, किंतु परंतु उस टाइप से। संबंध बोधक दो चीज़ों के शब्द मतलब दो शब्दों के मध्य क्या बताएगा, वो आपका संबंध बताता है। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बतलाता है, और विस्मयादि बोधक मतलब वो किसका बोध कराता है, विस्मयादि का, जैसे हर, हे और अरे। और ध्यान रखना है विस्मयादि बोधक शब्द के तुरंत बाद क्या आता है विस्मय बोधक चिन्ह, चिन्ह कैसा रहता है इसका, इस तरह से लेकर। अब इस शब्दों को अपन तीन आधार पर बांट चुके हैं अपन। सबसे पहले व्युत्पत्ति, बनावट और रचना के आधार पर। देखिएगा इस शब्द का, इस जो वीडियो है इसमें शब्दों को याद कराने का विशेष है, इसमें उतना डिटेल नॉलेज नहीं है कि ये शब्द, ये संज्ञा सर्वनाम क्या होंगे, इसके अंदर क्या डिटेल में क्या होगा, तो इतना सॉरी इतने डिटेल में नहीं है, बट याद करने के तरीके, मतलब आपका शब्दों पे एक क्वेश्चन आपका ज़रूर रहता है शब्द के ऊपर कि इस आधार पे कितने होंगे, इस आधार पे कितने होंगे, उस आधार पे कितने होंगे, तो उसके लिए ही ये वीडियो बनाया गया है। और डिटेल की बात करेंगे तो सब उनके अलग अलग से लेक्चर आएंगे। क्लियर है? सबसे पहले बात करते हैं व्युत्पत्ति, बनावट और रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं आपके, तीन भेद है। कौन से, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। उसके बाद गए उत्पत्ति, इतिहास और स्त्रोत। उत्पत्ति, इतिहास और स्त्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं आपके, 5 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। उसके बाद करते हैं अपन रूप और व्याकरणिक विवेचना के आधार पर, तीसरा आधार, रूप और व्याकरणिक विवेचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो इसमें 2 भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी मतलब जिसमें लिंग वचन और कारक के अनुसार क्या होता है प्रभाव पड़ता है वो विकारी, और जिसपे नहीं पड़ता है वो अविकारी। विकारी में गए तो विकारी में कौन कौन से कहलाए आपके, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, आधारित स्तंभ है ग्रामर के। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी में गए पर संबंध बोधक आएगा, सॉरी समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण और विस्मयादि
बोधक। उसके बाद चलते हैं अपन अन्य अर्थ के आधार पर, इसको देखते हैं। अन्य अर्थ के आधार पर एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम। एकार्थी जिसका एक ही अर्थ निकलता हो। एकार्थी मतलब क्या होता है? जिसका एक ही अर्थ है। अब कोई ऐसे शब्द ही आ जाएगा एकार्थी में जिसका एक ही अर्थ निकलता है। जैसे मैं बात करूँ राम, हम राम का एक ही अर्थ निकल रहा है किसी के नाम से, समझ में आ रहा है। और अनेकार्थी में क्या होगा? जिसका एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। जैसे बात करते हैं कनक, बात कर रहे किसकी? कनक, सॉरी वह दिख नहीं रहा। कनक, बात करते किसकी? कनक। अब कनक के कितना अर्थ होता है? एक ही होता है कि एक से अधिक होते हैं? अब कनक आपने पढ़ा भी होगा, वो कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिका, उसमें कनक का एक ही है क्या? एक से अधिक अर्थ होता है। एक कनक का अर्थ होता है सोना, एक कनक का अर्थ होता है धतूरा का जो बीज होता है उसका, और तीसरा कनक का अर्थ होता है गेहूं। समझ में आ रहा है? तो एक कनक के ही एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं, मतलब एक ही शब्द पर अर्थ उसके अधिक, तो वो क्या कहलाएगा? अनेकार्थी। और एकार्थी एक ही अर्थ, पर्यायवाची एक जैसा, एक ही नाम लूँगा पर समझ में अलग अलग नाम लूँगा पर एक ही अर्थ, उसमें पर्यायवाची आएगा। ध्यान रखना। जैसे मैं बात करूँ जल, पानी, नीर, समझ में आ रहा है? नाम अलग अलग ले रहा हूँ पर एक ही आपको समझ में आ रहा है, पर्यायवाची एक जैसे। विलोम, विपरीत अर्थ, मतलब उल्टे का बोध कराने वाला क्या कहलाता है? आपका विलोम। जैसे दिन है तो दिन का विलोम क्या हो जाएगा? रात। क्लियर है? ये तो इजीली है। एकार्थी एक ही अर्थ, अनेकार्थी एक से अधिक अर्थ, पर्यायवाची उसके जैसे, और विलोम क्या क्या होगा? विपरीत। ठीक है, देखते हैं इसको एक बार फिर से पूरा रिवाइज करके। बात कर रहे थे आज अपन कौन से बांटा? अपने क्या देखा? सबसे पहले शब्दों को अलग अलग आधार से बांटा। उसमें कितने आधार पे बांटा अपन ने शब्दों को? 4 आधार पे बांटा। 4 आधार को बांटने में पहला आधार कौन सा था आपका? ठीक है, दोहराते जाइए मेरे साथ तो याद हो जाएगा। मतलब जब भी आपका वीडियो फिनिश होता है तो एक बार उसको महसूस करें कि जितना पढ़ा है उतना याद है कि नहीं है। शब्दों को 4 आधार पे बांटा। पहला आधार था व्युत्पत्ति, बनावट और रचना। दूसरा आधार था आपका उत्पत्ति, इतिहास और स्रोत। तीसरा आधार था आपका रूप और व्याकरणिक विवेचना, और चौथा आधार था अन्य अर्थ के अनुसार। सबसे पहले व्युत्पत्ति, बनावट और रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद थे आपके? 3। कौन से? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। उसके बाद बात करेंगे अपन उत्पत्ति, इतिहास और स्रोत के आधार पर शब्द कितने थे? 5 थे। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। ठीक है, उसके बाद करें अपन रूप और व्याकरणिक विवेचना के आधार पर शब्द के कितने भेद थे आपके? तो उस आधार पर 2 थे, एक विकारी और एक अविकारी। विकारी में कौन कौन सा पढ़ा अपन ने? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी में पढ़ा अपन ने समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण और विस्मयादि बोधक। अविकारी पढ़ लिया। अन्य अर्थ के आधार पर एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम। ठीक है, ये शब्द के कितने टाइप से बांटे गए उसका पूरा डिटेल नॉलेज ले चुके हैं। ठीक है, इससे पहले अपन वर्णमाला पढ़ चुके हैं। वर्णों पे जाइए, वर्णों से शब्द बनाया था, शब्दों से क्या बनाए के? वाक्य। अब उसके बाद सबसे पहले अपन संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया के नॉलेज लेके उसके बाद चले के वाक्य के ऊपर। ठीक है।